वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस बारे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के फैसले से मुतल्लिक गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम और मुश्किल फैसले करना होंगे। ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। माशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगा लें। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, दुआ है हम आखिरी बार IMF के पास जाएं। बोले, किसी वजीर ने ताख़ीर से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। काबीना इजलास में बिजली बिलों और 200 यूनिट सब्सिडी पर मुशावरत। काबीना इजलास में मुल्की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान के वसाइल का मामला है, ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। तो इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज़ मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। This was thing of the past, not today. It will not happen. It will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly. टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है। मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना। उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि मुतवसत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ और इसाक डार के दरमियान मुलाकात में हुकूमती फलाही इक़दामात पर बातचीत हुई। इसाक डार ने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फोन टेपिंग से मुतल्लिक हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए कहा, नवाज शरीफ होते वो भी यही फैसला करते। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो भी बानी PTI का भी यही फैसला होना था। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। The question of नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इवन इमरान खान, आप खुद कह रही ना कि इमरान खान जस्टिफाई कर रहे थे। वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना इसको। तो प्रेशर इतना होता है। मेरी गुजारिश सुन लेना, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना। अगर वो वज़ीर आज़म होते तो इसको करते ना जस्टिफाई। लेकिन अब वो नहीं कर रहे, इसलिए कि वो दूसरे कैंप में बैठे हुए हैं, अपोजिशन कैंप में चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, जो कौमी मसाइल होते हैं उनको कौमी मसाइल के नुक्ता नज़र से देखना पड़ता है। जब नवाज शरीफ थे तो उन्होंने तालिबान के साथ, TTP के साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरबों खरबों रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं। PTI के दौर में गंदुम पहले दरामद फिर बरामद की गई। असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब ये स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी, जो रिकॉर्ड पर है। वज़ीर आज़म के असद कैसर से मुतल्लिक रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। रिकॉर्ड किया है, इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है। वज़ीर आज़म की बातों का जवाब देते हुए असद कैसर का कहना था, उस वक्त लाइव चलाया करते थे जब मियां साहब तकरीर करते थे। अब तो वहां फरिश्ते बैठे हैं। अपोजिशन की बात तक नशर नहीं होने दी जाती। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर MNAs के घरों पर छापे मारे जाते हैं। हमारे MNAs को हरासा किया जाता है, स्पीकर को कोई नहीं पूछता। साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे,
अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। आपकी रूल्स है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर से इजाजत लेनी होती है। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनए को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, माजी में अपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं होते थे। अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी पीटीआई ऐवान में ही नहीं आते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन ने नारे लगाए। पूछे थे कि इमरान खान आए या ना आए, आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। इन्होंने जो इस ऐवान की तौहीन की हुई है अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। तागा खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। अपोजिशन लीडर उमर अजूब की खजाना कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि हुकूमत पर IMF का दबाव है और क्या है। ये बजट पाकिस्तानी अवाम पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रबर स्टैंप लगवाएंगे, मर्जी के फैसले कराएंगे। वजारतें खत्म करने से क्या होगा? क्या कोई नफरी में तब्दीली आएगी? डिपार्टमेंट्स खत्म होंगे लेकिन बजट तो वही रहेगा। ये दहशतगर्द बजट है। ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ड्रोन हिट हुआ है। इतनी जल्दी में उजलत में क्यों लाया गया? इसके बहुत सारे 7 अमेंडमेंट्स ये लाना चाह रहे हैं कवानीन में। हमें मीटिंग से पहले उसका मुसवदा भी नहीं दिया गया, सिर्फ मीटिंग के अंदर वो चीज़ें दिखाई दी, और वो भी सरसरी कि यहाँ पे 3 फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स पावर, मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर लॉ, जो कि इनमें से एक मिनिस्टर भी किसी मीटिंग में अपनी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हम तो फिर भी हमेशा इंसिस्ट, मैं खुद एज मिनिस्टर पावर हर एक मीटिंग में आता था। यहाँ पे तो ये चीज़ रिवायत है 3 मिनिस्टर्स का आना। तो मैंने उनसे पूछा मीटिंग के बाद, मैंने कहा ये मुझे क्लियर कर दें कि जो कनपट्टी पे पिस्तौल था वो 30 बोर का था या 9 mm का आप पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ है। ये IMF का दबाव है और क्या है। ये आपके ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। फवाद चौधरी ने कहा, 9 मई के बाद PTI को किसी ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। तलखियां कम करने की कोशिश करेंगे तो हालात में बेहतरी आ सकती है। बानी PTI के पास बहुत बड़ा वोटर है, वो डील नहीं करेंगे। अपोजिशन पार्टी के पास कोई गेम प्लान नहीं। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। एक बात तो श्योर है कि जो भी लोग PTI 9 मई के बाद जिन्होंने छोड़ा है, उन्होंने मर्जी से नहीं छोड़ा। पार्टी की तो असल लीडरशिप तो अभी है ही नहीं। असल लीडरशिप तो सारी या जेलों में है या उन्हें पार्टी छुड़ा दी गई है, गायब है। सो इसके साथ साथ जो बाकी सारे हमारे पंजाब की लीडरशिप थी वो तो सारी जो है वो उसको इधर उधर हो गई, या जेलों में है या इधर है। PTI रहनुमा जुनेद अकबर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कोर कमेटी से इस्तीफा देने की वजह बता दी। कहा, जब फैसले चंद लोग करते हैं तो हम वर्कर्स की बातें क्यों सुने? बानी PTI से सिर्फ मखसूस लोग ही क्यों मिलते हैं? ऐसा लगता है हमारे लीडर का पैगाम भी सही नहीं पहुंचाया जाता। जुनेद अकबर ने मजीद कहा, ये सिर्फ मेरा नहीं और बहुत सारे लोगों का शिकवा है। गिला है कि खान साहब तक रसाई जो है मखसूस लोगों की है, और हमें ये पता नहीं चलता कि पार्टी की मौजूदा स्ट्रेटजी जो है, आया ये खान साहब के कहने पे है या खान साहब के जो वो हमें डायरेक्शन देते हैं वो फिल्टर हो के हमारे पास आती है। तो जब मैं पैसरों में सदार नहीं हूँ तो वर्कर का जो है बुरा भला मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? वही चेयरमैन भी वो, मिनिस्टर भी वो दे भी उनके पास, पार्लिमानी बोर्ड भी वो, सब कुछ ये तो नहीं हो सकता। स्पीकर साहब एक दफ़ा वो मुझे कह रहे थे कि मैंने खान से मुलाकात हुई तो खान ने कहा कि मुझसे नहीं पूछा जाता। मेरी अपनी राय ये है कि ये जलसा होना चाहिए था और बेशक हमें न छोड़ दे, और ये मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि हमें शिद्दत लानी चाहिए, हमें अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो हमें असम्बली के अंदर भी असम्बली से बाहर भी जो है इसमें शिद्दत लानी चाहिए। इस दफ़ा कि उनके वर्कर मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे, और ये लोग अगर क़यादत के बगैर निकल आए, यकीन करे बहुत मुश्किल होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने ख़ावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। इसी हवाले से जमशेद कादिर की ये रिपोर्ट देखिए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। बुशरा बीबी की वकील खदीजा सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल में कहा, साबका शोहर किसी सूरत नहीं बता सकता कि मखसूस अयाम के 3 साइकिल कब मुकम्मल हुए। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। अप्रैल 2017 में जुबानी तलाक दी। बुशरा बीबी अपनी इद्दत गुजार कर अपनी वालदा के घर गयी। खदीजा सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला पेश किया गया। खदीजा सिद्दीकी ने कहा, फ्रॉड हमेशा 2 के दरमियान होता है, यहाँ पर नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ। खदीजा सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा, 2-3 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल कर लिया। ऐसे जबरदस्ती ट्रायल हुआ जैसे कोई गैंग रेप का केस हो। टेम्परिंग वाले डॉक्यूमेंट के मुताबिक तलाक के 48 दिन बनते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, ओन चौधरी को मंसूबे के तहत गवाह बनाया गया। इस दौरान वकील ज़ैनब उमैर ने बुशरा बीबी का बयान पढ़कर सुनाया। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामा पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। बताया जाए कि गवाहों के बयानात मुल्जमान को क्यों नहीं दिए गए। केस की मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने कहा है, इद्दत के मामले पर औरत की गवाही ही मोतबर और हतमी मानी जाएगी। उन्होंने कहा, जब खातून कहती है तो इसकी बात का एतबार करना चाहिए। इद्दत के मामले में औरत का बयान सबसे अहम होता है। अहम खबर दे रहे हैं यहाँ पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने कहा है, इद्दत के मामले पर औरत की गवाही ही मोतबर और हतमी मानी जाएगी। उन्होंने कहा, जब खातून कहती है तो उसकी बात का एतबार करना चाहिए। इद्दत के मामले में औरत का बयान सबसे अहम होता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाईकोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस। मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को डीजी एफआईए मुतारिफ कराया। तहकीकात के बाद पता चला डीजी एफआईए ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को हिदायत की कि मशकूक मोबाइल नंबर के हवाले से एफआईए को फौरी रिपोर्ट किया जाए। मशकूक कॉल 2 रोज कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के दफ्तर की गई। मशकूक नंबर से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मोबाइल नंबर पर मशकूक मैसेजेस भी किए गए। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनात हो गई। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और जजेस तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम और सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के नामों की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी किए। लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून जज चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हुई हैं। ओहदे का हलफ लेने के बाद जस्टिस आलिया नीलम बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट फराइज सरअंजाम देंगी। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और बात करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीनी शहरियों से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम शरीक हुए। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और IGs पुलिस ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के SOPs में सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। उनका कहना था कि फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के नए प्रोग्राम का मकसद माशी इस्लाहात को आगे बढ़ाना है। गुज़श्ता साल के मुकाबले तरसीलात ज़र में 7.7% बेहतरी आई। वजीर खजाना ने रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए IMF के साथ 9 माह के कर्ज प्रोग्राम की तकमील से आगाह किया। वजीर खजाना ने कहा, IMF से नए वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत जारी है। ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 अरब डॉलर। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी मजबूत है। वजीर खजाना का कहना था कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 7.7% बेहतरी आई है। माली साल 2023-24 में टैक्स महासिल में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی کی نے کہا طلاق اور عدت کے مسائل پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی مذمت۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جس طرح ان مسائل پر رائے زنی کی جا رہی ہے وہ نہایت غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہے۔ اگر کسی مرد و عورت کو نکاح، طلاق اور عدت کے حوالے سے مسئلہ ہو تو اسے علماء اور طبی ماہرین کی آراء کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شرعی مسائل ہیں اور ان کے بارے میں بے جا، بے سروپا اور فضول بحث و مباحثہ نہ کیا جائے۔ تعصب، تضحیک، تنقید، نفرت انگیزی اور تشدد پسندانہ طرز کی احتیاط کی جائے جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت کلائمیٹ چینج پالیسی بارے جائزہ لیا گیا۔ پنجاب حکومت کی پہلی کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ کاربن فائنینسنگ اور ملٹی سیکٹورل پالیسی منظور کر لی گئی۔ پالیسی جلد کابینہ کی منظوری کے لیے ارسال کی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا طے شدہ پالیسی کے مطابق ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے 10 سال کے دوران لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ پالیسی میں سالانہ ترقیاتی اسکیم کے تحت 325 ارب کے پروجیکٹس رکھے گئے ہیں۔ ٹائم لائن کے ساتھ باقاعدہ فنڈز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ سٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت سے پالیسی بنائی گئی ہے۔ پالیسی پر عمل درآمد سے فضائی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے میں بھرپور مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو موسمیاتی تغیرات کے اثرات سے بچانے کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کر رہی ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ ملیر کے علاقوں کا تفصیلی دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہید بے نظیر بھٹو پارک کا افتتاح کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے یوسی 3 گکھر پاٹک کا دورہ کیا۔ مرتضی وہاب نے گڈاپ ٹاؤن کے تمام یوسی چیئرمین کے اجلاس کی صدارت کی۔ مرتضی وہاب نے منتخب چیئرمینوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ مرتضی وہاب یوسی پیپری کا بھی دورہ کیا، وہاں کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری بھی کیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا ملیر پریس کلب کا دورہ اور منتخب عہدیداران سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا صحافیوں کو درپیش مسائل بھی حل کریں گے، شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی اور مضافاتی علاقوں کے مسائل بھی حل کریں گے۔ ملیر کی مختلف یوسیز میں پینے کے صاف پانی، سیوریج، سڑکوں کی تعمیروں اور اسرہ کاری کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ شہر کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پشاور کے علاقے حسن خیل میں فورسز کے ساتھ فائرنگ کے شدید تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم سمیت 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق پشاور کے علاقے حسن خیل میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا۔ حکومت نے دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں سوابی کا 24 سالہ سپاہی محمد ادریس، کوہاٹ کا 34 سالہ سپاہی بادام گل، CTD کے سب انسپیکٹر تاج میر شاہ، ASI محمد اکرم بھی شامل ہیں۔ چکوال میں مونسون بارش، کان میں پانی داخل ہونے پر پھنسنے والے 4 مزدور دم توڑ گئے۔ انسپیکٹر مائنز کی نگرانی میں ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ 4 مزدوروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ نواحی قصبہ چندو سگرال میں بارش کے باعث مائن میں پانی بھرنے سے واقعہ پیش آیا۔ مائن کے اندر جاں بحق ہونے والے مزدوروں کی شناخت ابراہیم حسین، سفیر، عدنان اور انوار کے ناموں سے ہوئی ہے۔ اسلام آباد، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر ایک نظر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان کی 7ویں زراعت شماری کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ 7ویں زراعت شماری میں زرعی زمین، فصلوں، مویشی اور مشینری کا مربوط ڈیجیٹل شمار ہوگا۔ اسی حوالے سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ زرعی زمینوں، فصلوں، مویشیوں اور زرعی مشینری کا ڈیجیٹل شمار کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ابتدائی طور پر اسلام آباد میں 311 ماسٹر ٹرینرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ MTs اپنے ماتحت مزید شمار کنندگان کو ٹریننگ دیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ زراعت میں درست اعداد و شمار کو بروئے کار لا کر پالیسیز بنانا ناگزیر ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کے اندر یہ جو سینسس ہے ہمارے لیے مددگار ہوگا کہ ہم زیادہ
اس ڈیٹے کی بنیاد پر انفارمڈ پالیسی میکنگ کر سکیں گے۔ چیف سینسس کمشنر ڈاکٹر نعیم الظفر کا کہنا تھا کہ ادارہ شماریات نے فصلوں، مشینری اور مویشیوں کے شمار کو یکجا کر کے کروڑوں روپے کی بچت کی ہے۔ پولٹری سے لے کے بڑے جانور آپ اونٹ تک بات کر سکتے ہیں، کسی بھی جانور پہ وہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو آپ بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ سرور گوندل فوکل پرسن برائے زراعت شماری نے کہا شواہد پر مبنی پالیسی سازی کے لیے اعداد و شمار کے ساتھ پاکستان کے معاشی منظرنامے کو بہتر بنانا ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ کسٹمائز ڈیش بورڈ بنائیں گے تاکہ آپ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم بنا سکیں اور اپنے ریسورسز کی جو ہے وہ بیٹر یوٹیلائزیشن کی جا سکے۔ احسن اقبال نے فیتہ کاٹ کر تربیتی سیشن کا آغاز کیا۔ زراعت شماری کو ڈیجیٹلائز کر کے پالیسی میکرز کے لیے نہایت آسانیاں بنا دی گئی ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر پاکستان کرکٹ ٹیم میں سرجری جاری۔ نئے طریقہ کار کے مطابق محمد یوسف، اسد شفیق اور کپتان سلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کوچز گیری کرسٹن، اظہر محمود اور جیسن گلیسپی بھی سلیکشن کمیٹی کی معاونت کریں گے۔ محمد یوسف، اسد شفیق اور کپتان سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر پاکستان کرکٹ ٹیم میں سرجری جاری ہے۔ نئے طریقہ کار کے مطابق محمد یوسف، اسد شفیق اور کپتان سلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کوچز گیری کرسٹن، اظہر محمود اور جیسن گلیسپی بھی سلیکشن کمیٹی کی معاونت کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔